राजदा और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़। सार्थ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं हमारे साथ डेस्क के पास, न्यूज़ डेस्क के पास, जहां पे हम बात करने वाले हैं रजनीकांत जी से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। तो जैसा हम जानते हैं कि रिज़ल्ट आ चुके हैं, बहुमत मिल चुकी है, एनडीए की सरकार भी बनने वाली है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो ऐसे में अब वो तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं आज। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम चीज़ें उनके अंदर थी, अग्निवीर, तो इसके बारे में क्या कहने वाले हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता। और नई गवर्नमेंट आज फॉर्म हो रही है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। गठबंधन पार्टियों को भी एकजुट करने की जो कोशिश थी वो पूरी हुई है, मुकम्मल हुई है। और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस जो विपक्ष में पार्टी बनी थी, उसके विरोध में या उसके जवाब में एनडीए जो पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, अब उसको नए रूप में मोदी ने गढ़ने की कोशिश की। उस पूरी परिभाषा को न्यू इंडिया, एन डी से डेवलपमेंट और ए से एस्पिरेशन, ये एनडीए की नई परिभाषा है। अब चूंकि नई सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार है, तो आपको मैं बता दूं कि भारत की राजनीति में सबसे पहले 70 साल पहले बना था पहला मोर्चा, वो भी नेहरू के खिलाफ या विरोध में आप कह सकते हैं। और इतिहास इसका बहुत पुराना रहा। मेरे ख्याल से जो एनडीए की बात हो रही है, मुझे आज भी याद है, बहुत पहले हमने पढ़ा भी था। और जहाँ तक राजनीति पे हम फोकस करते हैं, जो भारत की राजनीति रही नेहरू के समय में, पाकिस्तान के पहले लियाकत अली खान के साथ समझौते को लेकर मुखर्जी काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और नेहरू लियाकत समझौते पर नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण को भी नीति बनाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ा करने का बीड़ा उठाया। तो ये आज जो गठबंधन चल रहा है कुछ अलग नहीं है। उसके बाद आरएसएस का भी दौर लोगों ने देखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसके बाद आपने एनडीए का भी एक दौर देखा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। उसके बाद सप्रग करके कांग्रेस की तरफ से एक पार्टी बनी, तो तमाम चीज़ें चलती रही। तो अलायंस का जो है अपना एक इतिहास रहा है। और नो डाउट जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, बेशक ये एनडीए की जो आवाज़ है आज जो हमें सुनाई दे रही है, जिस पे हम लोग इस चीज़ पे भरोसा करने पे लगे हुए हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि आपके साथ जदयू है, आपके साथ टीडीपी है और ये मजबूत पार्टियाँ हैं, मजबूत आपके गठबंधन की पार्टी है, दोस्त हैं, अलायंस है। और इधर 5 चिराग पासवान ने जीता है, लोजपा की 5 सीटें हैं, बाकी अन्य 1-2 ऐसी सीटें नहीं हैं। महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो अलायंस का अपना एक दौर रहा है, हर कुछ चलता रहा है। और फिर धीरे धीरे जो है गठबंधन सरकार की स्थिरता पे सवाल उठने लगे कि अब 5 साल भारत की राजनीति को कैसे संभाला जाएगा और कैसे नरेंद्र मोदी इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपके सवाल हैं, अब चूँकि कल वो शपथ ले लेंगे, तो हो सकता है फिर वो सहज होने लगेंगे इस मुद्दे पर कि अब क्या करना है और नहीं करना है। तो हम लोग को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि देश की राजनीति में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये आपकी इकॉनमी पे सबसे ज़्यादा जोर है। योजनाओं का ठंडे बस्ते में भी जाना किसी भी दल के लिए जो उसका एजेंडा रहा है, उसके लिए भी 30 हो। सवाल यह उठ रहा है कि अब नरेंद्र मोदी को जब तक टीडीपी और जदयू की ओर से हरी झंडी नहीं मिल जाती है, तब तक अन्य योजनाओं पर वो खुल कर के बात नहीं कर पाएंगे। बिना समर्थन का वो उसको लागू नहीं कर पाएंगे। सामने विपक्ष बैठा है और इस बार विपक्ष जो है अच्छी खासी तादाद में है। तो ये जो मुश्किलें आएंगी वो ज़रूर आएंगी। और मेरे ख्याल से
हमने आपको पहले भी कहा था कि 80 से लेकर 89 तक का जो दौर था कांग्रेस के लिए, जिसमें संयुक्त मोर्चा बना और फिर ये संयुक्त मोर्चा चला भी, उसके बाद नहीं चल पाई। यूनाइटेड फ्रंट बना, गठबंधन तो बना, लेकिन सरकार नहीं चली। ये 96 के चुनाव में, ये तब की बात है। उसके बाद 98 में एनडीए का अपना एक दौर चला और बीजेपी ने गठबंधन को बाखूबी निभाया। तो चूँकि बात है दूरदर्शिता की कि अब भारत की राजनीति में नया मोड़ क्या आने वाला है, तो इस पर भी बात होगी। यूसीसी जो यूनियन सिविल कोड है, वन नेशन वन इलेक्शन जो मुद्दा रहा, अग्निवीर, ये तीसरा मुद्दा रहा। अब सबको समझना पड़ेगा कि अब हर चीज़ बहुत आसानी से आप नहीं लागू कर पाएंगे। हालांकि मुझे जहाँ तक याद है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात होती है, मेरे ख्याल से अगर मेरा व्यक्तिगत राय माना जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार में इलेक्शन हो जाए, जो जहाँ है उसके पास तक वैलेट चला जाए, या ऐसा आधार कार्ड से वो लिंक हो जाए कि जो जहाँ है वहाँ से वोट कर। अगर ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो आर्थिक बोझ है देश का, वो घटेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंस पे या तमाम राजनीति पर बहुत प्रकांडता नहीं है, मैं प्रकांड नहीं हूँ उस पर, मगर जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो धारणा है बीजेपी की, उसमें अगर ये लागू किया जाए कि आप इसको आधार कार्ड से लिंक कर दें और जो जहाँ बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ से वोट करे, ये जो इतने एक्सपेंसेस है अननेसेसरी, वो भी बचेगा। दूसरा, आपने सवाल किया अग्निवीर पर, तो अब अग्निवीर पे नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ेगा। अब जो है रक्षा मंत्रालय से लेकर आर्मी, जो डिफेंस की बात हो रही है, वो भी फीडबैक लेने की कोशिश कर रही है। तो अब संभावना ये बन रही है कि इसमें कुछ चेंजेज हो, कुछ नियमों में चेंजेज हो, क्योंकि अग्निवीर के मुद्दों पर ही कांग्रेस ने घेरा है और नाराजगी तो स्पष्ट दिखी सरकार के खिलाफ, जिसका खामियाजा इस बार बीजेपी को भुगतना भी पड़ा है। तो अग्निवीर में जो स्कीम पॉलिसी चलाई जा रही है कि बाद में क्या होगा, विकल्प को तलाशा नहीं किया, बस एक मेरे मन में विचार आया और हमने लागू कर दिया। तो मेरे ख्याल से अग्निवीर में संशोधन का रास्ता निकलेगा और वो ज़रूरी भी है। तीसरी बात आपने कहा था कि यूसीसी, ये धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने तो लागू कर दिया और अपने स्टेट में। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसको लागू करें जो डायरेक्ट बीजेपी के साथ, मगर पूरे देश में ये लागू होगा कि नहीं, उस पर भी जब तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे या नहीं, तो संभावनाएं ऐसे है कि यूनियन सिविल कोड में, जहां पर आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में तो खिलाफ जो चुनाव लड़ा गया, इसी मुद्दे पर लड़ा गया ना कि संविधान चेंज हो जाएगा। आप मतलब ये भी बात हो रही थी कि 400 पार अगर कर गई बीजेपी की पार्टी, तो फिर चुनाव देश में होगा ही, फिर तानाशाही चलेगी, मगर ऐसा नहीं होगा। तो संभावनाएं, आशंकाओं और भ्रम, ये तीन जो फास्ट फूड होता है एक धर्म, इसी पर राजनीति इस बार देश की लड़ी गई और जो रिजल्ट है वो समझते हैं। लोगों ने इसको एक तरह से बैसाखी की सरकार कहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है, 5 साल तक इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, सरकार बनी नहीं रह पाएगी इस तरह से, या फिर वो जो एक स्थिरता चाहिए होती है वो नहीं रह पाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, वो दौर अलग था जब अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार को आकर लेकर गए। कोई भी सांसद जो अभी जीत कर गए हैं, या कोई भी मंत्री या कोई भी पार्टी, वह नहीं चाहेगी कि देश में तुरंत चुनाव हो, और स्थिरता देश के अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, ये नेताओं को भी समझना। अब चूंकि सरकार बन चुकी है, मैंडेट आपको मिल चुका है, तो ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं समर्थन वापस ले रहा हूँ, जो मेरा दिल नहीं भरा, तो फिर इसका खामियाजा उन पार्टियों को भी भुगतना पड़ता है। चूँकि देश के लोग जो हैं इतने ना समझ नहीं हैं, वो कंप्रोमाइज़ को भी समझते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और हर कोई को पता है कि हर वो पार्टी जो प्रेशर करेगी पॉलिटिक्स में, उनका रास्ता फिर आगे बंद भी हो जाएगा। एक बड़े चीज़ों के लिए अगर समझौता टूटता है, एक बड़े मुद्दों के लिए या देश के हित में टूटता है, तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर कोई निजी स्वार्थ हो जाए
अगर उससे वो टूटता है तो दिक्कत है। देखिए, नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अति उत्साह में थे, अमित शाह अति उत्साह में थे, जेपी नड्डा और ज़्यादा उत्साह में थे, और ज़्यादा उत्साह में ही उन्होंने कह दिया था कि मुझे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम सक्षम। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यूपी में जो राजनीति चली योगी के खिलाफ, जिसकी भनक लगी, वहाँ भी खामियाजा भुगतना पड़ा। अब देखिए, देश धर्म को स्वीकार करता है, और धर्म निजी मामला है किसी का भी, ये निजता है। हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। इसको आप पॉलिटिकल चॉइस कैसे बना सकते हैं? आप धर्म को राजनीति कहीं से कैसे बना सकते हैं? धर्म आपका व्यक्तिगत चॉइस है, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। और यही कारण रहा है कि जिस तरीके से पूरे अयोध्या को या राम मंदिर को लोगों ने पेश किया पूरे देश में, वो नकारा ही गया ना एक तरीके से। ठीक है, आपको वोट मिला, सब कुछ मिला, सक्षमता भी है, मगर देश मुद्दों से चलता है, देश नीतियों से चलता है। देश कभी अहंकार से नहीं चलता, कभी ईगो से नहीं चलता। और मैं तो बार बार कहता हूँ, जो देश का नहीं वो मेरा नहीं। वो पॉलिसीज को रखना चाहिए था, और कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, बड़बोलापन निश्चित तौर पर बीजेपी को लेकर। जैसे कि बात आपने की अर्थव्यवस्था की, तो हमने देखा कि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुधरी, लगभग 5वें नंबर पर चला गया हमारा देश। तो ऐसे में अब जो ये चीज़ हो रही है, अब जो बदलाव आ रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है उसका उसकी जो कंटिन्यूटी है वो वैसे ही बनी रहेगी, उसमें भी चेंजेस आने वाले हैं? नहीं, देखिए, आज तो हम पहले सार्क के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देश में तीसरी बार आपने कमान संभाला है। देखिए, आप नीतियों के विरोध ही हो सकते हैं, आप पार्टियों के आइडियोलॉजी के खिलाफ हो सकते हैं, मगर जब कोई व्यक्ति सीट पर बैठ जाए, वो भी प्रधानमंत्री के रूप में, तो मेरे ख्याल से फिर वहाँ पर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप नीतियों का विरोध करें, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर किसी पर हमला ना करें। और देश में प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, इसलिए मैं अपनी तरफ से बधाई दे ही रहा हूँ, और साथ साथ ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप एनडीए के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के हर नागरिकों की सुरक्षा और उनकी जो व्यवस्था है वो आपकी जवाबदेही है। तीसरा, अगर जो देश हित में आपको अच्छा लगता है वो आप जरूर करें, पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी, मगर व्यक्तिगत तौर पर किसी दुर्भावना से अब ना तो विपक्ष इस चीज़ को आगे बढ़ाए। विपक्ष जो अच्छे मुद्दों पर बात होनी चाहिए उसका समर्थन करे। विपक्ष की भूमिका, एक लोकतंत्र की खूबसूरती ही विपक्ष की मजबूती से, और अगर विपक्ष ही कमज़ोर होगा तो सत्ता में कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा, और वो सत्ता दिशा ही होने लगेगी। तो अब जो है, मेरे ख्याल से मैं राहुल गांधी से भी आग्रह करूंगा कि अब देश अच्छे तरीके से चले, सुचारू रूप से चले, आरोप प्रत्यारोप मुद्दों पर हो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि नहीं करना चाहिए। मगर अगर देश एक अच्छे दिशा में जा रहा हो, और अगर आपको लगता है कि देश में सामंजस्य बैठे, सांप्रदायिक माहौल अच्छा रहे, और हर कोई खुशी से, अच्छे सुकून से जिए, तो मेरे ख्याल से फिर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दुर्घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के अच्छे चीज़ों पर आप राजनीति नहीं करें, बुरे चीज़ों का विरोध करें। तो जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विरोध और राजनीति दो अलग अलग चीज़ है। राजनीति का मतलब होता है नीति का निर्धारण, जो आप देश की अखंडता के लिए, देश की एकजुटता के लिए करते हैं। तो जो बात मैं नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूँ, वही बात मैं राहुल गांधी जी के लिए भी कहूँगा कि अब देश मजबूती से साथ चले। आप विपक्ष में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आए, और फिर देश आपको फिर एक बार मौका देगा। आप सत्ता में आएंगे, फिर आपकी नीतियों को देखेंगे। तो सत्ता से सवाल हमेशा होता रहा अपराजिता। मेरा कोई हम लोग पत्रकार हैं, और पत्रकारों का कोई पर्सनल ईगो नहीं होता है, मगर जो गलत होता है उस पर अपनी बात रखने में मेरे ख्याल से वही पत्रकारिता, और वो पत्रकारिता का धर्म है जिसको हर पत्रकार को निभाना चाहिए। आप किसी का भोंपू नहीं बने, आप किसी के प्रचारक नहीं हैं, आप किसी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप किसी भी पार्टी के हितैषी नहीं हैं।
आप जनता के हितैषी हैं, आप देश के हितैषी हैं, और देश के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुखर होकर के अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, कोई भी मीडिया। लोग कहते हैं कि ये गोदी मीडिया, तो मैं कहता हूँ कोई भी मीडिया हो, जो भी मीडिया है, हर मीडिया हाउस का यह दायित्व है कि वो नागरिकों की रक्षा की बात करे, ना कि अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी के लिए प्रवक्ता का काम। वैसे तो हमने इस बारे में पहले भी काफ़ी बात की है, मगर मैं फिर से मतलब पूछना चाहूँगी आपसे, जैसा कि हमने देखा नरेंद्र मोदी को कई बार कि जब वो कचरा उठाते थे तो लोग अपने घरों से कचरा निकालने लग गए, उठाकर रखने लग गए। उसके अलावा जब उन्होंने पेड़ लगाए तो लोग इस चीज़ पे भी ध्यान देने लग गए, वृक्षारोपण पे क्या काफ़ी ध्यान दिया गया। उसके अलावा भी तमाम चीज़ें रही जो एक बार उन्होंने किया, फिर लोग उसको काफ़ी ज़ोरों शोरों से, काफ़ी शौक के साथ उसको फॉलो किया लोगों ने। तो इस बार कहाँ मतलब आपको लगता है कि कमी रह गई? जैसे मोदी का स्टार्टिंग से जो छवि रहा वो ऐसा रहा कि लोगों के दिमागों को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते थे। तो जो 400 पार की बात हुई और फिर 293 सीटों पर आकर रुक गए, और इन तमाम चीज़ों में क्या मतलब आपको लगता है? फिर नीतियों की बात करें तो यूसीजी हो गया, या फिर उसके अलावा बात करें अग्निवीर, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, तो इन चीज़ों के अलावा भी और कहाँ कमी रह गई जिससे लोग इतने आक्रोशित हो गए और इस तरह के बदलाव देखने को मिले? देखिए, लोग आक्रोशित नहीं होते अपराजिता, और मैं अगर किसी घर का मुखिया, अगर हमारे माता पिता को अगर आप देखते हैं तो वही सीखते भी हैं। अगर माँ बाप किसी घर में कचरा उठाते हैं तो बच्चे भी उनके साथ लग जाते हैं। ये बात हुई इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की, जो नरेंद्र मोदी ने बहुत मुद्दों पे किया, और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि चलिए कॉपी ही हुआ हो, मगर लोगों ने करना शुरू किया। एक तरह से आइडियल बने रहे। मगर जब वो चीज़ें एक्सट्रीम होने लगती हैं, जब उसमें दिखावापन दिखने लगता है, झलकने लगता है, तो फिर लोग इंस्पायर्ड नहीं होते, इरिटेट होने लगते हैं। कहीं ना कहीं इनके जो समर्थक रहे हों, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का विज़न अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री अच्छा ही सोचते होंगे। मेरी जो समझ है, मैं गलत नहीं कहूँगा, मगर कुछ बात ऐसी रही, पॉलिसीज ऐसी रही। पूरा देश जब डरने लगा, चाहे एक वर्ग डरने लगा, या एक वर्ग की ही बात क्यों करते, हर वो इंसान जो सुकून से रहना चाहता, हर कोई डरने लगा। तो मेरे हिसाब से नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए, ब्लूप्रिंट हमेशा स्पष्ट हो, नीति स्पष्ट हो, और जो भ्रम की स्थितियाँ फैलती हैं वो ना फैले। या तो आपका पॉलिटिकल स्टंट होता है, पॉलिटिकल टूल्स होता है, वो आप बेहतर जानते होंगे, मगर मेरे समझ से कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। मगर चलिए, ओवरऑल प्रधानमंत्री बन गए हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, तो मेरी तो शुक्रिया। धन्यवाद रजनीकांत जी, हमसे तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए, हर सवाल के ऊपर जवाब देने के लिए, और लोगों को सही तरह से समझाने के लिए। तो आगे भी इसी तरह बने रहेंगे, और साथ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।